भाई आपकी जानिब आऊँगा, इससे पहले आप मीरपुर ख़ास में थे, अभी आपकी कराची में हाल ही में पोस्टिंग हुई है। क्या फ़र्क है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं, वहाँ और यहाँ पे क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे अदना एक सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव को बनाने रहमत के अंदर आज इनवाइट किया। बात दरअसल ये है कि मेरा ताल्लुक़ तालीमी बोर्ड मीरपुर ख़ास से बाहैसियत कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, वहाँ पे मैं तकरीबन 6 साल तक मैंने वर्किंग करी। और मीरपुर ख़ास एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट है और डिस्ट्रिक्ट थरपारकर। तालीमी बोर्ड मीरपुर ख़ास इन अज़ला पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। तो वहाँ की जो 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट की स्टूडेंट्स की तादाद तकरीबन लगभग 80,000 है अप्रॉक्सीमेट, तीनों मिला के। जी। और जब उनके एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट होते हैं तो एक बहुत बड़ा हमारा इम्तिहान हो रहा होता है। अच्छा। क्योंकि उस एग्ज़ामिनेशन के अंदर वहाँ पर जो चिटिंग माफिया होती है, जिसे हम बूटी माफिया चिटिंग माफिया, बूटी माफिया एक ही बात है। तो वो बड़ा उनकी बड़ी इन्फ्लुएंस होती है कि बच्चों को चिटिंग करवाई जाए और ओपन करवाई जाए। बिल्कुल। मनी इज इन्वॉल्व्ड। तो वहाँ पर हमारे चेयरमैन बरकत अली हैदरी साहब, हमारे मीरपुर ख़ास बोर्ड के चेयरमैन, और हमारे सेक्रेटरी अनीसुद्दीन सिद्दीकी साहब और मैं, हम तीनों मिलकर दिन रात इसी स्ट्रगल में रहते हैं कि इस सिस्टम को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और हमारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स, उन सब की डायरेक्शंस कि आपने फुल कमांड करना है, कंट्रोल करना है कि चिटिंग बच्चे ना कर पाएँ। उसमें हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और दिन रात स्ट्रगल करनी पड़ती है। भाई इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने देखा है, अगर अंदरूनी सिंध की जानिब से वीडियोस आती हैं तो वहाँ पर बड़ा खुला क्लासरूम के अंदर भी हम देखते हैं कि जी किताब सामने ही रखी है, टीचर भी जो है जो भी वहाँ पे इन्वेजिलेटर है वो खुलेआम चीटिंग करवा रहा है। तो क्या इसमें उनके खिलाफ भी एक्शन होता है? जैसे सपोज़ आप लोग कहीं रेड कंडक्ट करते हैं दौरान पेपर्स और वहाँ पर पूरे कभी कभी सेंटर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बात यह है कि जब ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो रहे होते हैं तो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी हो गई, पेरेंट्स हो गए, इन सब की एक भरपूर जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। कि उन चीज़ों को रोकना। मगर बदकिस्मती के साथ कुछ जगहों पर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी और पेरेंट्स और असातिज़ा कराम भी शामिल हो जाते हैं। वो मतलब शामिल किया जाते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके ऊपर आ जाती हैं बातें। तो एग्ज़ामिनेशन जब कंडक्ट होते हैं तो वहाँ पर मैंने खुद नहीं ऑब्ज़र्व करा कि एक निचले लेवल से सॉल्व हो गया पेपर आ रहे होते हैं और वो बच्चे इन्वॉल्व होके वो चिटिंग कर रहे होते हैं। और वहाँ पर ऐसी क्लासेस मैंने देखी जहाँ पर टीचर भी नहीं होते हैं, निचला स्टाफ खड़ा हुआ होता है। मैं खुद वहाँ पर गया और इसी बात से आपकी कंटिन्यूशन से लेके आपको एक बात बताऊँ मैं। दो वाक़े ऐसे हुए कि शहजादपुर का एक सेंटर और उस वक़्त डिस्ट्रिक्ट सांगड़ तालीमी बोर्ड मीरपुर ख़ास का हिस्सा हुआ करता था। तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो ओपन चिटिंग चल रही, बिल्कुल ओपन चिटिंग। और जो टीम के मेहमान हमारे साथ गए उनके साथ बड़ा बुरा सलूक बरता गया। तो उस टाइम पर मैंने एक फ़ैसला बना लिया था कि ये इस सेंटर को मुझे कैंसिल करना है, क्योंकि वो 800 प्लस स्टूडेंट्स का रनिंग सेंटर था। अच्छा। मैंने कॉपी केस करना शुरू करे तो तकरीबन 100 एंड अबव हो गए। तो वो जाहिर सी बात है, उसकी शफाफियत जो है वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक सवाल निशान उस पर आके खड़ा हो गया। पूरे सेंटर में चीटिंग हो रही है। तो वहाँ पर ग्रुपिंग लॉबिंग्स हमारे ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। मैंने अपने चेयरमैन साहब बरकत हैदरी साहब को एतमाद में लिया। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड रियाजुद्दीन कुरैशी साहब होते थे, उनको मैंने एतमाद में लिया कि सर यहाँ पे बिल्कुल ओपन शेडिंग चल रही है, आई एम गोइंग टू कैंसिल
दिस सेंटर राइट नाउ टुडे पेपर। तो उन्होंने मुझे परमिशन ग्रांट करी और मैं उनको बोल के वहाँ से निकल गया। फिर जब सारे पेपर्स ख़त्म हो गए, फिर एक दिन मैं खुद आया वहाँ पर, उन्हीं बच्चों का वापस से इम्तिहान लिया। ये तो बात हो गई शहजादपुर सेंटर की। अब आ जाएं हम थरपारकर की तरफ। थरपारकर में जब मैं विज़िट करने जाता हूँ या अभी लास्ट जब भी गया, तो वहाँ पर एक चीज़ ऐसी देखने में आई कि बच्चे, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा बैकवर्ड एरिया के, वहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी समझने के ना होने के बराबर है। बिल्कुल। हम तो खैर एक बहुत अल्लाह पाक ने हमें पता नहीं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उन बच्चों को देखकर मेरा इत्तेफाक हुआ, एक बच्चे से मैंने ऐसे सवाल कर लिया, मगर उस बच्चे का जब मैंने मोरल और जो कॉन्फिडेंस लेवल देखा तो वो बियॉन्ड द लिमिट था। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब मैं खुद अपने आप को देख रहा था कि इस बच्चे का कॉन्फिडेंस और इस बच्चे का जो रिप्लाई था वाज टू मच ट्रेमेंडस। फिर उसी एतराफ़ में फिर मेरा एक विज़िट और हुआ, तो वहाँ पर एक कॉलेज जब अंदर गया तो वहाँ पर 110 से एक्सीड कर गया कॉपिंग केसेस। और कॉपिंग केसेस किस तरह से? मोबाइल फ़ोन्स, अच्छा, ओपन मोबाइल फ़ोन्स, जबकि मना होता है सेंटर में। सीएम साहब इज़ वेरी काइंड मैन। उनकी बहुत स्ट्रगल है एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। मिनिस्टर एजुकेशन भी और मिनिस्टर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड सबका अपना अपना रोल है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी बहुत अच्छा डिलीवर करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती के साथ मुझे वो सेंटर भी बंद करना पड़ा। वो सेंटर मैंने कैंसिल करा उसी साल के अंदर। वो मैट्रिक के पेपर थे, वो इंटरमीडिएट के पेपर थे। अच्छा, मसला यही होता है कि जी पता नहीं क्यों मैं अक्सर ये जो उन्होंने बात की पेरेंट्स की भी मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत पहले हमने ग्रेड कंडक्ट की थी, तो वहाँ पर हुआ ये कि जो पेरेंट्स थे बाहर, उन्होंने हमारे खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, शोर शुरू कर दिया कि जी मीडिया क्यों अंदर जा रहा है और क्यों दिखा रहा है, और बड़ा अफसोस भी हुआ था। लेकिन बात यही होती है कि डिग्री लेने का फ़ायदा नहीं होता जब तक आपके पास नॉलेज ना हो। अभी और भी बहुत से सवाल है जो हम अनवर भाई से करेंगे। आपकी तरफ आते हैं दानिश भाई, जैसे मैंने इस वक्त ब्रेक से पहले कहा था कि एक इंडस्ट्री लगाने में किन मुश्किलात का सामना होता है, और क्या आप समझते हैं कि अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाए? क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी एक सतून है, हज़ारों एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके, काफ़ी लोगों का रोज़गार आप लोगों को चल रहा होता है, लेकिन कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस करते हैं? सही, थोड़ा सा मैं अनवर की थोड़ी सी बात को ऐड कर दूं। अच्छा, अब दुनिया जो है ना वो किसी और चीज़ पे चली गई है एजुकेशन के मामले में ना। हम वो 10-10 किलो 8-8 किलो के बैग्स जो है ना, बच्चे हमारे जो है ना वो उठाते हैं, उनको ड्राइवर बंदा रखना पड़ता है। इट्स नॉट हैपनिंग इन द वर्ल्ड नाउ। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाएँ, उनको सिर्फ आईपैड दिया हुआ है, एक आईपैड है सिर्फ, उसमें उन्हें सब कुछ करना है। मैं समझता हूँ कुछ अरसे बाद वो बच्चों को लिखना भी नहीं आएगा। हम तो ओल्ड स्कूल हैं, हमें तो लिखना भी आता है। बिल्कुल। अभी ये टेक्निकल पे चले गए हैं। टेक्निकल्स में ना आप जापान देख लें, आप सिंगापुर देख लें, आप हांगकॉन्ग देख लें, वहाँ पे अब वो ये थ्योरी है ना, ये ठीक एक बेसिक है। अब दे हैव गॉट इनटू टेक्निकल। आप देखिए छोटे छोटे यंग लड़के जो है वो ऐप्स बना रहे हैं। दे हैव बिकम मिलेनियर्स नाउ। मतलब ना अब उनका वो कहीं और आईटी में चला गया है, एआई चला गया है। मतलब ना हम जो है अभी तक वो जो ठीक है, अच्छी बात है ये, हाँ, मगर आपको यू हैव टू गो टू अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। जिस तरह दुनिया जा रही है ना, हमें उसकी पैरेलल, उसके एट पार चलना पड़ेगा। लेकिन दानिश भाई, हमारे मुल्क में जितने मसाइल हैं, हम तो अभी तक बिजली, पानी, रोड इनसे ही बाहर नहीं आए। देखिए अभी तो आपको एक वही बात बताऊं, आप यकीन करें, आपकी कुछ अरसे बाद आपके पास सरप्लस बिजली होगी। आपको पता है आपका जो ये कैनप का जो दूसरा आपको न्यूक्लियर को जो 1100 कराची में इंडक्ट हुआ ना, 1100 मेगावाट ना, ये देखिएगा फिर 700-800 आप कुछ अरसे बाद पाकिस्तान सरप्लस होगा बिजली में। इतनी बिजली आ रही है। आपको सीपैक के अंदर आपको पता है आप कितने 4.5 या 8 या 10,000 मेगावाट की जो आपने साइन किए हैं। मतलब आप यही नहीं करें, इतनी बिजली होगी। मैं अब आपके उस पर आता हूँ ना, इंडस्ट्री। देखिए इंडस्ट्री की जो बेसिक नीड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपका रोड का सिस्टम, आपका नालों का सिस्टम, ठीक है, आपका बिजली का सिस्टम, गैस का सिस्टम, पानी का सिस्टम। ये हम इसमें थोड़े से पीछे रह गए हैं। थोड़े नहीं, बहुत रहे हैं। नहीं, कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे बिन कासिम का एरिया है, पानी का सबसे बड़ा इशू। कराची की बात करूं तो सबसे बड़ा इशू कराची पानी का है। अब मेरी इंडस्ट्री जो है ना, अब पानी नहीं है हमारे पास। अब मेरी टैनिंग इंडस्ट्री है, जिसमें लेदर जो है ना, खाम माल जो है कच्चे से लेके फिनिश होता है, और वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो जैकेट की सूरत में या प्रोडक्ट की सूरत में एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल। उसके लिए हमें 24 घंटे पानी चाहिए।
ठीक है। टेक्सटाइल के लिए 24 घंटे पानी चाहिए आपको, पानी नहीं, पानी खरीदना पड़ता है हमको। जब आप खरीदने की बात करते हैं तो आपके कॉस्ट ऐड हो जाती है ना, डेफिनेटली, ठीक है। आपकी बिजली पूरी इस खत्ते में सबसे महंगी बिजली है आपकी, ठीक है। गैस आपको पता है गैस की कीमत कहाँ चली है। गैस अब 3-4 साल बाद आपके पास गैस की डिप्लीशन हो रही है, मतलब गैस की जो वेल्स हैं वहाँ पे गैस खत्म होती जा रही है, जब ये हम RLNG लेके एंटर करके उसको दे रहे हैं ना। तो ये देखिए इसी सब चीज़ें ना ये आपकी कॉस्ट में ऐड होती है। जब आप कॉस्ट में ऐड करेंगे तो आप कॉम्पिटिशन से आउट हो जाएंगे। देखिए आपको कम्पीट करेंगे तो आपको, देखिए इफ़ यू आर ए बायर, अगर आप मेरे बायर हैं अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पे भी हैं, आप एक मुझे प्रोडक्ट देते हैं, कहते हैं कि भाई ये मेरी एक प्रोडक्ट है, आप मुझसे आप मुझे प्राइस दें इसकी ना, मैं आपको देता हूँ उसकी, सपोज आई एम गिविंग यू $10 ना, एक डेनिम की $8 या $10 दे रहा हूँ। ये भाई साहब बांग्लादेश में बैठे हुए कहते हैं मुझसे आप $7-8 में ले लो। ये भाई साहब कहीं इंडोनेशिया में बैठे हुए कहते हैं मुझसे इस प्राइस में ले लो। तो मेरी तो आपकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है ना। नहीं, डेफिनेटली। तो अच्छा ये क्या वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि सिलाई की प्राइस जो ना जो वर्कर प्राइस लेता है वो ऑलमोस्ट दुनिया में एक जैसा ही है। मसला ये है कि सारा जो आपकी यूटिलिटी की कॉस्ट जो है वो पड़ जाती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए है कि हमें सरकार को चाहिए कि बिजली सस्ती दें, बिल्कुल, हमें कंडीसिव एटमॉस्फेयर दें। लॉ एंड ऑर्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 2012 के बाद उस पर भी मैं भी आऊँगा आपके। हाँ, ऐसा है कि मतलब देखिए आ जाइएगा, मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा आपको मैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा। एक वक्त ऐसा था कि हमें पता नहीं था कि हम सुबह जाएंगे और सुबह अगर दफ्तर जाने तो शाम को आएंगे, बच्चे स्कूल गए तो वापस आएंगे नहीं आएंगे, एक टेंशन होता था। फ़ोन अगर घर से अगर 4 मिस कॉल आ गई तो आप समझ लो आपकी तो हालत वैसे खराब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हैट्स ऑफ टू हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इसमें आर्मी है, रेंजर्स है, पुलिस ने बहुत काम किया, पुलिस भी बहुत शहीद हुए हैं ना, ठीक है। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है। मगर अब देखें CM साहब जो हैं, शाह साहब, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी ना थोड़ा सा लेट हो गए हैं पर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारी इंडस्ट्रियल जोन को पैसे दिए उन्होंने, जिसमें कहा कि भाई आप पैसे लें, आप खुद बनाइए, अपने रोडें बनाइए खुद, नालो ड्रेनेज सिस्टम खुद बनाइए। अब मसला जो है कुछ चीज़ें फेडरल के हाथ पास है, कुछ चीज़ें हमारे सिंध गवर्नमेंट 18 अमेंडमेंट के बाद कुछ चीज़ें जो ना, तो अभी थोड़ा सा आप देखें जब गवर्नमेंट आपकी फेडरल में कोई दूसरी गवर्नमेंट होती है और आपके पास प्रोविंस में दूसरी गवर्नमेंट, तो हमेशा क्लैश रहता है वो, ठीक है। आपको देख लिया आपने, आप देख लिया वो ग्रीन लाइन का जो है 2017 में अभी शायद वो स्टार्ट हो गया मेरे हिसाब से ना गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, वो K4 का भी इशू चल रहा है आपका, हैदराबाद और सक्कर का जो है वो नहीं, जो मोटरवे जो है वो भी इसका इशू चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इंडस्ट्री को, अच्छा प्लस एक और सबसे बड़ी बात ये, कराची में अब ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं, अनबिलीवेबल। मेरा बच्चा अगर कल को कहता है डैड, अगर मैं बाहर से पढ़ा के उसको कहता है डैड आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो सबसे पहले कहूँगा बेटा ज़मीन ढूंढो जाके। उसको ज़मीन मिलेगी तो नूरियाबाद जो यहाँ से कराची से 1.5 घंटा दूर है वो, हाँ वो भी महंगी हो गई है, ऐसा नहीं है, सब महंगी हो गई। कुरंगी में आप देखिए, कुरंगी हो गया आपका, साइट हो गया आपके, जो आप अभी तो कराची के अंदर ही है ना, ये तो अब नॉर्थ कराची हो गया, अब तो कराची की बाहर की बात करें, बिन कासिम हो गया, आप समझ लें 1-2 करोड़ का तो एकड़ हो गया। अब एक बात बताइए, एक मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा जो बाहर से पढ़ के है तो वो जॉब करेगा, बिजनेस सवाल ही पता नहीं होता। अच्छा बैंक आपको पैसा नहीं देता, खान साहब ने जो पॉलिसीज दी ना, बैंक 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, अब 10 लाख रुपए कैसे, तो आप तो क्या कर सकते, 10 लाख में आप मुझे बता दें कौन सा बिजनेस हो सकता है, ये 50 लाख में कौन सा बिजनेस हो सकता है। आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले जगह चाहिए, आपको जगह के बाद आपको उसके आपने स्ट्रक्चर खड़ा करना है, सीमेंट कहाँ से कहाँ चला गया, सरिया आपको कहाँ से, एवरीथिंग, मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 3-3.5 हज़ार रुपये आपका स्क्वायर फुट का, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ आपका। ज़मीन तो आप सोचें कि तस्वर नहीं है, बैंक आपको इतना फाइनेंस नहीं है। हम तो गुड अच्छे वक्तों में 90s में हमने फैक्ट्री लगा ली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी फैक्ट्री है, घर अपने। अभी आप घर, एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी घर खरीदते हुए 10 दफ़ा सोचेगा मैं घर ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ मैं। आजकल जो घर मिल रहे हैं वो आउट ऑफ कराची मिल रहा है, स्कीम 33 है या हाईवे पे घर मिल रहे हैं। बात तैयार हो चुका है, ये मुझे बताएं आप। यस, पूरा तैयार हो गया है जी हाँ, बस क्या बात है जी ये। अच्छा वैसे ये ज़्यादा पराठे के साथ सही लगता है, ब्रेड के साथ, किस चीज़ के साथ आप क्या सजेस्ट करेंगी एज अ शेफ, क्या किसके साथ खाना चाहिए? आई थिंक अंडे की शान पराठे में है। अंडे की शान पराठे में क्या इन्होंने बड़ा प्यारा एक जिसे कहते हैं ना, इन्होंने वो दिया है सेंटेंस, अंडे की शान पराठे में। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो ब्रेड भी अच्छी है। टाइम नहीं है तो ब्रेड अच्छी है। सर ये आपने अभी ये ड्रिंक बनाई है जो मुझे पिलाई भी थी, ये क्या है ज़रा दोबारा बताएं, बड़े मज़े की थी ये, वैसे है क्या ये है स्पार्कलिंग पीच लेमनेड। स्पार्कलिंग इसलिए क्योंकि इसमें 7 अप है, और पीच क्योंकि पीच जूस है, और लेमनेड क्योंकि नींबू पानी है। हुसैन भाई आपकी जानिब आऊँगा, आज बात हो रही थी रिज़्क़ हलाल के हवाले से, इस्लाम में रिज़्क़ हलाल की क्या बरकत है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो आपने सवाल किया रिज़्क़ हलाल और इसकी बरकत के बारे में,
तो याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कुरान हकीम फुरक़ान हमीद में फरमा रहा है कि सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाली ज़ात कोई और नहीं, वो अल्लाह की ज़ात। बेशक बेशक। यानी इंसान तवक्का करता है कि यार मैं किसी इंसान से जो रिस्क ले रहा हूँ या शायद मैं किसी तरफ बढ़ रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अल्लाह उसके गुमान से भी बढ़कर उसे अता फरमा रहा हो। और आपने जो फरमाया ना कि जो रिस्क हलाल कमाता है उसकी बरकत व अज़मत क्या है, उसका मर्तबा क्या है, याद रखिएगा अल्लाह ताला उस जिस्म को जहन्नुम की आग से नहीं जलाएगा जिस जिस्म का गोश्त रिस्क हलाल से बना हो। सुभान अल्लाह। मालूम ये चला कि जो शख्स अपने बच्चों को अपने आप को रिस्क हलाल कमाता है, तो इस हदीस की रूह से मालूम यह कि अल्लाह ताला जब रिस्क हराम कमाने वाले को जहन्नुम की आग में जला रहा है तो रिस्क हलाल कमाने वाले को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से बचा रहा है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के कस्बे हलाल करवा रहा है। और कस्बे हलाल कमाने वाले के बारे में अल्लाह ताला जो अलकासिबु हबीबुल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की शान अज़मत देखिए, जो रिस्क हलाल कमाता है वो अल्लाह का हबीब बन जाता है, महबूब बन जाता है। यानी कि रब का महबूब बनना आम बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि एक मैं जैसा भी कहते हैं कि एक मिनिस्टर किसी से मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे, उनसियत हो जाए तो वो फ़ख्र करने लगता है। अगर वज़ीर आला मोहब्बत करने लगे वो और फ़ख्र करने, तो रब कायनात जिससे मोहब्बत करने लग जाएगा उसका मुकाम मर्तबा क्या होगा। तो जो रिस्क हलाल की तलाश में निकलता है अल्लाह ताला उस बंदे से भी मोहब्बत करता है, और जो वो कमा कर आता है ना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। अच्छा मोहसिन भाई, ऐसे भी हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो दूसरों का हक मार लेते हैं। अगर हम बात करें कि रिश्तेदारों में भी होता है, कभी प्रॉपर्टी के चक्कर में, कभी वैसे भी हक मार लेते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए याद रखिएगा जो शख्स ये काम करता है कि मिसाल के तौर पे इसे आदिल की, हमने बात भी की थी कि ये अदल इंसाफ की पहलू में आता है। मैं फिर आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अदल क्या चीज़ है ये इस लिहाज से ज़रूर में आएगा। देखें, जो शय है उसको उसी जगह पर रख दिया जाए। मिसाल के तौर पर ये अगर चीज़ नीचे रख दी जाए तो रखी भी तो है, लेकिन ये उस मुकाम पर नहीं जहाँ होना चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने किसी की हक तलफी की जो उसका हक था, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को भी खड़ा करेगा जिसका हक खाया गया, और वो बंदा जिसने हक खाया अल्लाह उसको भी खड़ा करेगा। तो अल्लाह ताला फिर हिसाब व किताब में आपको पता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे ज़्यादा मुफलिस कौन होगा? अतदरूना मानिल मुफलिस, क़यामत के दिन मुफलिस कौन होगा? हुज़ूर ने जब पूछा सहाबा कराम तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप फरमाया मुफलिस वो होगा कि जो बड़े अच्छे काम करेगा, भलाई के काम करेगा, सोचा मैंने बड़ी नेकियां की, लेकिन जब रोज़े महशर आएगा ना तो वही उसके अजीज़ व अकारिब जिनके साथ उसने उनका हक तलफी किया होगा, जिनका हक खाया होगा, होंगे या अल्लाह इस बंदे ने हमारा हक खाया, आज हमें इसका हिसाब चाहिए। तो वो जो माल तो दे नहीं सकता, हिसाब तो नहीं सकता, तो जो उसके अच्छाइयाँ थी ना अल्लाह फरमाए वो नेकियां इनमें बांट दो। अब ये देखें जी, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब नशिस्त में बैठते हैं तो पता चलता है वो लोग जो अभी भी जाने अनजाने में किसी का हक मार रहे हैं, जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ना पैसा होगा, ना गाड़ी होगी, ना कुछ देने को होगा, तो आपके पास आपकी नेकियां होंगी, और अगर वो भी चली गई तो फिर क्या होगा। दानिश भाई, मैंने ब्रेक से पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे मैंने बात की थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। एक टाइम था कराची में जब हर इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, सबको भत्ते की पर्चियाँ आती थी, प्रॉब्लम होता था। वो टाइम आप लोगों ने कैसे फेस किया, और वो टाइम में आप क्या समझते हैं कितना इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से छोड़ के चला गया? जी बहुत बुरा टाइम था वो शरी। अब यकीन करें मैं खुद 2 दफ़ा अटैम्प्ट, मेरे पे किडनैप का अटैम्प्ट हुआ था मेरे पास। अब यकीन करें कि इट वाज आई थिंक 2014 या 13-14 की बात थी। मतलब मुझे कल हांगकांग जाना था फेयर में, और मैं शाम को फैक्ट्री से निकला और 3 लोगों ने मुझे रोक लिया गाड़ी में, और मैं उस वक्त अकेला था, मैं ड्राइव कर रहा था, तो समझा शायद वो मोबाइल आम बात। तो मैंने थोड़ा सा शीशा खोल के, मेरे पास 2 मोबाइल थे, एक ब्लैकबेरी था उस वक्त और दूसरा मोबाइल था, मैंने ब्लैकबेरी दे दिया। तो एक राइट साइड पे था पिस्तौल लेके, एक लेफ्ट साइड पे था, और एक सामने पठान जो है ना वो गन लेके ताना हुआ था। तो मैं समझा शायद मुझसे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ना। तो अच्छा देखिए उस वक्त जो है ना ज़ात तो अल्लाह ताला की है बचाने की ना, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मुझे थोड़ा सा सेकंड्स में ना कहते रिफ्लेक्स एक्शन ना, मैं समझी मैंने मोबाइल तो दे दिया, अब मुझे दरवाज़ा क्यों खोल रही है। तो मैं समझा कि दानिश साहब ये आपको किडनैप करना है बंदे। मैं दरवाज़ा नहीं खोला मैंने,
तो मैंने क्या किया, उसने बहुत कोशिश की, तो राइट वाले साइड में जो है ना उसने पिस्तौल चलाया ना, तो उसकी गोली नहीं चली ना, देसी डर अल्लाह की तरफ से था वो। मगर जो सामने था, मैंने जब उस पर गाड़ी वो करने की कोशिश की तो उसने फायर मार दिया मेरे पे ना, तो खैर वो फायर जो है वो शीशे लग के वो डैशबोर्ड पे चली गई। मैंने गाड़ी भगाई और बड़ा सुकून से गाड़ी बैक को देखता रहा मैं घर नहीं गया, मैं गाड़ी में घुमाया आराम से। मैंने डीएसपी को फ़ोन किया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, घर पहुँच गया मैं आराम से, और सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला गया, मैं हांगकॉन्ग चला गया। तो ये वो हालत थे जब कि मैं फैक्ट्री से निकला हूँ, तो ये हाल हो गया। बहुत बुरे हालात थे, आप यकीन करें, पर्चियाँ आती थी घर से, मतलब निकलना भी मतलब बड़ा परेशानी का हाल था कि घर से निकल रहे हैं तो कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है। और जब फैक्ट्री से निकलते थे तो हम समझते थे कि भाई अगर आज जाएंगे नहीं आएंगे। कराची में इस वक्त तक 17 लाशें, बस 20 लाशें, 15 लाशें। अच्छा, हम लोग ऐसे आदी हो गए थे कि जिस दिन हम टीवी देखते थे कि यार आज 4 लाशें गिरी हैं, तो कहते यार आज 4 हुई है ना, थोड़ा कम हुआ, मतलब कम हुआ। मतलब आप देखें एक इंसानियत के तरह हम लोग के अंदर सब मर चुका था, इंसानियत मर चुकी थी ना। 3 दिन बंद, 4 दिन बंद, कोई तंजीम, किसी पॉलिटिकल तंजीम ने कह दिया कि आज कराची को बंद कर दो, तो कराची को, वो नहीं देख रहे हैं कि जो डेली वेजेस वाले हैं बेचारे ना, उनका क्या हाल होगा। जो इंडस्ट्री है, देखिए हमारी इंडस्ट्री अगर एक दिन बंद हो ना, हम 4 दिन पीछे चले जाते हैं। अच्छा, 4 दिन, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, अगर हम एक दिन बंद होते हैं हम 4 दिन पीछे जाते हैं। एक सिस्टम है ना, लोकल हर चीज़ का एक सिस्टम है। 12 घंटे काम करें, 14 घंटे काम करें। हमारी तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी है 24 घंटे काम करती है, 3 शिफ्ट करती है। अब ये बहुत बड़ा टाइम, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तो माशाल्लाह उस टाइम देखा आर्मी की एक टीम बैठी कराची में, फिर वो रेंजर्स ऑपरेशन हुआ, सब खत्म हो गया। मतलब अब देखें, अब ऐसे सोच कोई भत्ते की पर्ची, अब देखें 3.5 करोड़ की आबादी है कराची के, छोटे मोटे स्ट्रीट अब स्ट्रीट क्राइम तो देखें आप, यकीन करें मैं पेरिस जैसे शहर, मैं दुनिया में बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ट्रैवलिंग, क्योंकि बिजनेस है, ट्रैवलिंग है, मुझे पेरिस में भी लूटा है मुझे उन्होंने। अरे ऐसा नहीं, मुझे लंदन में भी ऐसा है। हाँ, आप यकीन करें कि पेरिस के अंदर वहाँ पे पिस्तौल तो है नहीं ना, वहाँ पे फिर क्या करते हैं? वो 3 लड़के आते हैं या वो छुरी निकाल ली, कहते हैं कि जो चीज़ है निकाल के दे दो, या बैग छीन के भाग गए ना वो, जबकि हर जगह कैमरेज लगे हुए हैं। फिर वो मतलब स्टैबिंग की केसेस बहुत हैं, लंदन में या बर्मिंघम में स्टैबिंग केसेस हैं, न्यूयॉर्क में है। ऐसा नहीं है कि दुनिया ऐसा नहीं समझती कि कराची जो है या पाकिस्तान जो है, हर दुनिया में हर जगह कुछ मतलब आपके कस्टमर्स, आपके दोस्त अहबाब मना करते हैं कि इस एरिया में नहीं जाओ। अब जैसे एक एरिया जो है पेरिस के अंदर, मैं जाता हूँ अपने कस्टमर से मिलने, तो मुझे वो क्या कहता है, वो उबर मंगाता है या अपनी गाड़ी में मुझे छोड़ देता है वो सेंटर ऑफ द पेरिस में। वो कहता है तुम ट्रेन से मत जाना। मैंने कहा क्यों यार, दिन 5 बजे रहे हैं, धूप निकली हुई। कहते नहीं इस वक्त ट्रेन से नहीं जाना। मैंने व्हाट इज़ द रीज़न? बोलते यार वो सब नहीं, मतलब इट्स नॉट सेफ। वो बेचारा खुद झिझकता है कि बताओ नहीं कि मेरे शहर में क्या हो रहा है, मगर वो बता देता है कि इस टाइम जो है ना, इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल। कराची में देखें, बात सुने, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो अभी जो है, जिसमें मैं खुद लॉ एंड ऑर्डर का चेयरमैन हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट का मैं खुद हेड करता हूँ। अच्छा। तो मेरी हर एसएसपी से डीआईजी से मुलाकात होती रहती है। मेरे पास डेली केसेस आते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया, मैं इसको देख रहा होता हूँ। मैं थिंक इज दैट कि ये क्यों होता है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्लस ये जो है ड्रग एडिक्ट्स जो है ना, ड्रग्स के वजह से, ड्रग एडिक्ट्स जो है, बहुत। देखिए बात सुने, मेरा अगर इनके पास, भाई के पास लाख का या 50, आपको पता छोटे से छोटा मोबाइल जो है $50 187 पे चला गया, तो आपका एक नॉर्मल मोबाइल 40-50 हज़ार का हो गया। वो 40-50 हज़ार को दिहाड़ी होती है बेचारे की। वो कहता है मैं, अच्छा वो नशे में होता है, उसको कोई परवाह नहीं है कि अगर उसे रेजिस्ट किया तो मैं गोली मार दूंगा। तो वो तो बेचारा अपने जान हथेली में लेके आता है कि मैंने तो आज लेके जाना है। तो वो चीज़ जो है वो बेचता है, वो 3-3.5-4 हज़ार में लेता है। हाँ, और जाके उसकी दिन की जो है ना, उसकी पूरी हो जाती है ना। मसला ये ना, हमने बहुत जब मीटिंग्स की ना, हमने कहा कि जो लोग खरीदते हैं आप वहाँ पे जाके चेक करें। कोई खरीदता तो है ना, कोई इसको मोबाइल ले रहा है, कोई ना कोई खरीदार है इसका। हमने बहुत सारे इदारों को, मतलब एजेंसीज को बोला है, हमने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि सर जहाँ पे ये बिकता है आपने उनको पकड़ना है, आपने रास्ता बंद करना है। रास्ता नहीं बंद करेंगे तो ये सवाल ही पता नहीं। अच्छा, और जो दानिश ने बात की उसके हवाले से कोशिशें भी हुई हैं। अगर हम मोबाइल मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर सख्ती हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी उनके जो भी सदर हैं उनके साथ मेरी मुलाकात रहती है। लेकिन ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं अभी भी लोग ज़ाहिर खरीद रहे हैं, तभी जो है वो बिक रहा है। और हमने एक प्रोग्राम किया था, टारगेट में हमने छापा मारा था, तो कराची से मोबाइल चोरी हुई कनकोट में बिक रहा था। ऐसा ही है। तो ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। अनवर भाई, जैसे कि बात हो रही थी कि जब आप रेड करते हैं किसी सेंटर को, आप लोग वो करते थे तो बड़ा रेजिस्टेंस होता था, थ्रेट्स आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें एक माफिया इन्वॉल्व है। मैं इस वक्त किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो उनकी जानिब से थ्रेट्स आपको आई, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई? जी बिल्कुल, मैं थोड़ी सी बात को कंटिन्यू करूंगा। हमारी जो प्रीवियस बात चल रही थी कि थरपारकर के एक सेंटर को जब कैंसिल करा, तो वो सारे पेपर्स होने के बाद फिर उसको रिकंडक्ट करवाया। और वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि
मुझे उस वक्त 102 या 101 टेम्परेचर की कंडीशन में था मैं। अच्छा, बट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ इजी जॉब। इजी टास्क, बिल्कुल। और पूरी समझ लें कि मुकम्मल तौर पर ग्रिप करके हमने वो पेपर कराने में कामयाब हुए वहाँ पर। और थ्रेड की बात आपने जो बोली, मीरपुर ख़ास के अंदर 2017 की बात है कि सेंटर चेंज करने का अमल, हमारी इंतज़ामिया ने ये डिसाइड करा कि सेंटर बनेगा पब्लिक स्कूल। वहाँ की जो लोकल माफिया थी वो अलग अलग जगहों से बटकर और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि अच्छा। तालीमी बोर्ड मीरपुर ख़ास ने यह सेंटर यहाँ से हटाकर पब्लिक स्कूल में क्यों रख दिया। तो यकीन माने कि वो बड़ा एक बोल्ड स्टेप था हमारे इंतज़ामिया का कि या तो वो ऑर्डर बैक होता या इम्प्लीमेंट हो जाता। बट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, कोर्ट ने हमारे ऑर्डर को स्टैंड करा। और मैं यहाँ पे अनवर भाई की इस बात को थोड़ा सेकंड करूँगा कि ये जो बेचारे जितने भी हमारे भाई काम कर रहे होते हैं, कंट्रोलर हैं या नीचे भी होते हैं, ये बड़ी धमकियाँ आती हैं। इसमें एक बड़ा एक माफिया था, अब तो बहरहाल फिर भी कम हो गया, जो बाकायदा थ्रेट किया करता था, कभी कभी किडनैपिंग भी हो जाती थी पेपरों से एक दिन पहले। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फेस की होंगी, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।